इस समय मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है, लेकिन मैं अब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने से मना नहीं करता। अगले 10 से 15 सालों तक मैं यही काम करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस का भंडार है। जब भी कॉलेज में बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। वो पूछते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, और मैं उन्हें साफ कह देता हूं 99% जब भी कोई केस आते हैं ना, उसमें भूत प्रेत नहीं होते। या तो लोगों को कोई मानसिक बीमारी होती है, या कोई अटेंशन पाने के लिए इस तरह की हरकतें करने लगता है। लेकिन कभी कभी होता है कि ये घटनाएं सच होती हैं, लेकिन उन घटनाओं को समझना भी कोई आसान काम थोड़े ना होता है। मैं बच्चों के सामने मजाक करता हूं और उन्हें भी इन चीजों से दूर रहने के लिए कहता हूं, और ये भी समझाता हूं कि डरना नहीं है। इन चीजों से जितना आप डरेंगे, ये उतना ही आप पर हावी होती चली जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे मैं ये भी समझने लगा, अगर मैं यही कह दूं कि नहीं भूत नहीं होते, तो काम ज्यादा अच्छे से निकाला जा सकता है। क्योंकि लोग अगर समझने लगें कि 60 साल का प्रोफेसर जिसने डॉक्टरेट की हुई है वो कह रहा है कि भूत प्रेत हैं, तो लोग डरने लगेंगे। तो मैं साफ कह देता हूं, नहीं भूत प्रेत नहीं होते। अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है, फिर मैं उसे अकेले में कहता हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इसीलिए जब भी कहीं कोई भूत या घटनाएं हो रही हों, मैं जरूर वहां पर पहुंचता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता हूं अगर मैं कोई मदद कर सकूं। और ऐसे ही मैंने कई लोगों की मदद की, और सच बताऊं 99% लोग तो मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे, यानी उन्हें या तो अटेंशन चाहिए थी या उनका दिमागी संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए अब मैं मान चुका हूं ऐसी घटनाएं नहीं होती, बहुत कम होती हैं और उसे समझा नहीं जा सकता। अगर होती हैं उनसे निपटारा कैसे पाना है, वो तरीके मुझे पूरी तरह से आते हैं। इस बार भी मैं बच्चों को लेक्चर दे रहा था, और गांव के कुछ लड़के होंगे जो मुझसे पूछना चाहते थे कि सर 30 सालों का एक्सपीरियंस है आपका क्या मानना है, भूत प्रेत होते हैं या नहीं। मैंने उन्हें साफ कह दिया, नहीं भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं होते, अगर तुम मेरी मानो तो। उनमें से एक बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा, सर सबूत देखना चाहते हैं तो मेरे गांव आ जाइए, वहां ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई समझ नहीं पाता। चाहे कोई बाबा हो, तांत्रिक हो या कोई पढ़ा लिखा इंसान, हर किसी का दिमाग खुल जाता है, आप यकीन करने लगेंगे। उसने जिस तरह से डर डर कर यह बात की थी, मैंने लेक्चर खत्म होने के बाद उसे अकेले में अपने पास बुलाया और फिर मैं उससे सवाल पूछने लगा। गांव कहाँ है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा गांव जी उत्तराखंड में। फिर मैंने पूछा, अच्छा थोड़ा बाकी इलाकों से दूर होगा, और वहां कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तब वो थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, सर इसलिए पूछ रहे हैं ना, गांव के लोग हैं, अनपढ़ होंगे, इसीलिए मैं भी उनकी बातें मान रहा हूं। सर जब आपके सामने कोई भूत आएगा ना, आपको यकीन हो जाएगा। उसकी बातों पर धीरे धीरे मैं यकीन करने लगा था, और फिर मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एक गुप्त बात बताऊं? उसने कहा, जी सर जरूर बताइए। मैंने कहा, मैं भूतों पर यकीन तो करता हूं, लेकिन सबके सामने ऐसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 99% केस झूठे होते हैं। लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है वहां कुछ न कुछ तो ऐसा है जो मेरे लिए समझने लायक होगा। 60 साल की उम्र हो चुकी है मेरी, कह सकता हूं ज्यादातर सब कुछ देख लिया है मैंने, लेकिन फिर भी उत्सुकता रहती है कुछ ऐसा देखने को मिले जिसे मैं समझ ना पाऊं। और फिर उस लड़के ने कहा, सर एक बार हमारे गांव आकर तो देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने कहा, तो पक्का? मैं छुट्टियां वैसे भी लेने वाला था, कहीं घूमने जाना चाहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस जगह पर जाऊं, क्योंकि मुझे एंजॉय करना तभी पसंद है जब कोई रहस्य आंखों के सामने हो, बार बार मेरे दिल का दरवाजा खटखटाता रहे। और तुम जैसी बातें कर रहे हो, जगह भी अच्छी है और रहस्य भी। इससे ज्यादा मजा छुट्टियां मनाने का कहां आ सकता है? मुझे पूरा एड्रेस बताओ, मैं वहां जल्द ही निकलने की पूरी कोशिश करूंगा।
और उस लड़के ने कहा था, सर छुट्टियां होने वाली है तो मैं भी अपने गांव जाऊंगा ना, मेरे साथ ही चलिएगा, आपको भी फिर मैं दिखाऊंगा वो जगह कैसी है और क्या क्या होता है। मैंने कहा तो पक्का, मजा आएगा। वो काफी ज्यादा खुश था कि कोई ऐसा पढ़ा लिखा समझदार आ रहा है जो उन घटनाओं की सही जानकारी दे सके, क्योंकि वहां के ढोंगी बाबा और कुछ ऐसे साधु जो शक्तियां तो रखते हैं लेकिन वहां असहाय हो जाते हैं। होता क्या है कोई समझ नहीं पाता। और मैंने कहा मैं समझूंगा। जैसे ही छुट्टियों की शुरुआत हुई, मैंने अपना बैग पैक किया और उसके साथ बस के सहारे में निकल पड़ा। माना मेरे पास गाड़ी है, लेकिन मुझे बस में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। अनजान लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अनजान लोग अलग बातें करते हैं, आप उनके बीच बिल्कुल उनके जैसे बने तो वो दिल खोल कर बात करते हैं, लेकिन अगर गाड़ी से उतरे वो जानबूझकर आपके सामने ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और अपनी असलियत नहीं दिखाते। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं ना, तो कभी गंदे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलिएगा, फिर देखिएगा कितने लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। मैं उसके साथ उसके गांव की तरफ निकला था। 5 बार बस को बदलना पड़ा था। इलाका बहुत सुदूर था और एक बार तो एक पहाड़ को ऐसे काटा गया कि बस निकलते वक्त आधा टायर हवा में था और मेरी सांसें रुक चुकी थी। इससे ज्यादा डरावना एहसास मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। लेकिन जब उस गांव तक पहुंचे, गांव के आसपास बनी वो पहाड़ियां बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दूर हिमालय के पर्वत साफ नजर आ रहे और उसकी खूबसूरती ने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया था। मैंने एक बार उस लड़के को शुक्रिया कहा था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी जगह आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उस लड़के ने गांव में एक घर का इंतजाम भी करवा दिया। घर ठीक ठाक ही थे, वहां बारिश बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए उनकी छतें पुराने पत्थरों से बनी हुई थी। मुझे ऐसा ही घर दिया गया। वक्त वैसे भी रात का हो चुका था क्योंकि सफर बहुत ज्यादा लंबा था। रात के वक्त घर में बैठा, वो लड़का मेरे सामने खाना लेकर आया था, लेकिन मैंने उसे कहा था, देखो अब यहां आकर अच्छा तो लग रहा है, खाना खाकर क्या बाहर घूमने के लिए निकले? मुझे तुम बताओ यहां क्या होता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं दिन के वक्त नहीं होती, रात की वक्त होती हैं। वो लड़का कहने लगा, सर रात को थोड़ा ज्यादा खतरा नहीं होगा? मैंने उसे अपनी रिवॉल्वर दिखाई और कहा, मैं हमेशा ये अपने पास रखता हूं, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें कहा 99% केस झूठे होते हैं और लोग उसे सच्चा साबित करने के लिए आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हथियार अपने पास होने चाहिए। तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ रखूंगा मैं, कह सकते हैं कि कोई छोटा चाकू, और इससे शायद आधा काम तो हमारा हो ही जाएगा। उसने कहा, नहीं सर, अभी हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, मुझे तो थकान हो रही है, मैं रात के वक्त निकलना नहीं चाहूँगा, और आप भी सर रात के वक्त घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि अंधेरे में यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ कैसी कैसी घटनाएं हो चुकी हैं, मैं यही आपको बताना चाहता था, लेकिन अब वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं घर की तरफ निकलना चाहूँगा, आप भी घर से बाहर मत निकलिएगा, बाकी बातें कल करेंगे। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डराया, लेकिन मैं डरने वाला नहीं था। वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वक्त 10 बजे का हो चुका था। बार बार खिड़कियों से मैं बाहर झांक रहा था, देखना चाहता था क्या कोई मुझे डराने की कोशिश करता है। अंदाजतन लोग ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जो इन चीजों पर यकीन नहीं करता सच्चाई जानने के लिए आता है, तो लोग उसे फंसाने के लिए आसपास ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो डरे और डर कर भागे, फिर बाकियों को बताए कि हाँ वहां कुछ है। खिड़कियों से अंदाजा लग जाता है आसपास कितने लोग हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। सच में इस घर के आसपास जितने घर थे वो बंद पड़े और वहां कोई नहीं था। 10 बजे तक हल्की फुल्की हरकत तक ना हुई और उसके बाद मैं बेड पर लेट चुका था और मुझे लगा अब आराम ही करना चाहिए। शरीर बूढ़ा हो गया है, भले ही मैं इस बात को सच नहीं मानता, लेकिन शरीर जवाब तो देता ही है।
बूंदाबांदी की आवाज आने लगी। छत पर ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो चुकी हों। बताया था उस लड़के ने, यहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अचानक ही बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश की आवाज बहुत तेज आ रही थी। ये मूसलाधार बारिश थी जो लगभग 4 से 5 घंटे चली होगी, और उस बारिश में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह घर का दरवाजा जब उस लड़के के द्वारा खटखटाया जा रहा था, मैं जल्दी से बाहर निकला। वो सुबह नाश्ता लेकर आया था। जैसे ही वो अंदर घुसा, मैंने उससे पूछा, अरे बाहर पानी ज्यादा तो नहीं रुका हुआ? कीचड़ होगा ना? उसने कहा, सर कीचड़ क्यों होगा? मैंने कहा, कल इतनी ज्यादा बारिश हुई, मुझे लगा गांव में बहुत ज्यादा कीचड़ होगा, क्योंकि यहां पक्की सड़कें नहीं हैं। उस लड़के ने कहा, सर बारिश रात को तो कोई बारिश नहीं हुई। उसकी यह बात सुनकर एक बार के लिए मैं सन्न सा हो गया था। घर से जब मैं बाहर निकलकर देख रहा, बाहर पानी की एक बूंद भी मिट्टी पर मुझे महसूस नहीं हुई होगी। अब तक तो इतनी बारिश से मिट्टी पूरी तरह से गीली होनी चाहिए थी, लेकिन मिट्टी सूखी थी, छत भी सूखी थी। तो रात को जो बारिश हुई, अरे मैंने कौन सा देखी, मुझे बस आवाज सुनाई दी, और मुझे पता है बारिश की आवाज कैसी होती है। मैंने उस लड़के को इसके बारे में बताया कि रात को बारिश की आवाज आई थी। उसने कहा, सर यह तो अभी शुरुआत है, यहां क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो कोई समझ नहीं सकता। यही तो बात है, इसीलिए तो आपको यहां आने के लिए कहा था ना, रात को बाहर मत निकलिएगा। बाहर हो सकता है आपको कुछ ऐसा नजर आता जो आपकी सोच से परे होता। वो लड़का नाश्ता वहां पकड़ाकर अपने घर की तरफ निकल चुका था, और फिर उसने कहा था, 1 घंटे में तैयार होकर मैं भी आपसे मिलता हूं, फिर इस जगह के बारे में आपको पूरी तरह से बताऊंगा। लेकिन वहां पर बैठा खाना खाते वक्त मुझे पहली बार जिंदगी में ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे एक भ्रम हुआ है, ऐसा भ्रम जो सोच से परे है। हर बार हर घटना का मैं एक तर्क जरूर लगाता हूं कि जो भी हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा, क्योंकि इससे आप साफ समझ सकते हैं कि घटना भूतिया है या नहीं। हमारा दिमाग तो डराएगा, लेकिन सामने वाला चालाकी से आपको फंसा जाए फिर क्या। लेकिन इसका तर्क ही नहीं लग पा रहा। ऊपर पानी गिराया गया होगा मुझे डराने के लिए, लेकिन इससे तो छत गीली होनी चाहिए थी, आसपास कहीं ना कहीं पानी भी होना चाहिए था। घर के चारों तरफ घूमकर देख लिया मैंने, पानी तो नहीं था, तो ये किया कैसे गया होगा? हो सकता है ये असली घटना हो, लेकिन जो भूतिया घटनाएं भी होती हैं उसमें छोटे मोटे भ्रम होते हैं, ऐसा भ्रम तो कभी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बैग से सबसे पहले EMF मीटर निकाला, उसे घर के हर कोने में लेकर गया, बाहर लेकर गया, छत के पास रखा, लेकिन रीडिंग बिल्कुल नहीं आ रही थी, यानी यहां कोई सुपरनेचुरल घटना हुई ही नहीं है। चलो फिर देखते हैं, जब वो लड़का आएगा फिर मैं उससे बात करूंगा कि यहां क्या क्या होता है और रात को हमें क्यों नहीं निकलना चाहिए। 1 घंटे बाद वो लड़का तैयार होकर घर के अंदर आ चुका था। मैं भी पूरी तरह से तैयार था। फिर उसने कहा, चलो सर आपको दिखाता हूं यहां क्या क्या हो चुका है, क्या देखने को मिलता है, और उन चीज़ों से आप समझिए कि कैसी घटनाएं हैं और क्या किया जा सकता है। मैं उसके साथ गांव से बाहर की तरफ निकलने लगा। पहाड़ी इलाका था, पूरी तरह से ये सुनसान इलाका, ऐसा लग रहा था कुछ घटनाएं अगर यहां हो भी जाए बहुत लंबे समय बाद दूसरे को पता लगेगा। अगर यहां किसी को चोट लगे और फंसा हुआ हो, वो आवाजें भी लगाए तो किसी को सुनाई नहीं देंगी। छोटी छोटी पगडंडियां हैं, जनसंख्या कम है। ऐसे हालात में बुरी घटनाएं होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं उस लड़के के पीछे पीछे जा रहा था और उसके बाद वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहां पर कई जानवरों की लाशें थी, और फिर उसने मुझे वो लाशें दिखाई। ज्यादातर तो हड्डियां ही थी, लेकिन कुछ जानवर ऐसे थे जो अभी अभी वहां पर फेंके गए थे। उसने कहा, ये देखिए यहां पर ये सब देखने को मिलता है। मैंने कहा, ये क्या? ये तो ऐसा लगता है जानवरों को मारकर यहां फेंका जाता होगा, इसमें तुम्हें किस चीज से डर लगता है? उसने कहा, सर जानवरों को ध्यान से देखिए,
अब ये वाली लाश शायद कल या परसों फेंकी गई होगी। देखिए इस जानवर की लाश को। मैंने उस जानवर की लाश को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर खून है ही नहीं। खून सूखा हुआ नहीं था। चाकू से मैंने उसे काटा और सच में उस जानवर के अंदर खून नहीं था। ये देखने के बाद एक बार तो मैं भी सोच में पड़ा हुआ। ये तो बड़े कमाल की बात है। जानवर को ऐसे मारा गया है कि उसके अंदर के खून को पूरी तरह से पहले निकाला गया। मुझे लगता है ये किसी क्रूर इंसान का काम हो सकता है। यानी इसका पहले गला काटा गया होगा या शरीर का ऐसा अंग काटा गया होगा जहां से इसका पूरा खून बह गया, और फिर खून बहने के बाद इस लाश को फेंका गया ताकि किसी को पता ना चल पाए। उस लड़के ने कहा, सर आप अब भी समझ नहीं रहे। यहाँ जितनी भी लाशें जानवरों की जंगल में मिलती है ना, उन्हें इस तरह से मारा गया होता है कि शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं होता और उस लाश के अंदर से खून सूखा हुआ होता है, और ऐसा हर बार मिलता है। देखिए कितनी लाशें पड़ी हैं और यहाँ उन्हीं लाशों को फेंका गया है जो इस तरह से मिली है। तो इन लाशों को छुआ नहीं जाता क्योंकि सबको लगता है ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे खून सूख जाता है, या ये ऐसी भूतिया घटना है, कोई पिशाच वगैरह तो नहीं सर। मैंने कहा वो तो देखा जाएगा, मुझे आगे और दिखाओ। जितने भी रहस्य हैं उन सब के बारे में मुझे जानकारी दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा किस पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। उसके बाद उसने जंगल का वो हिस्सा दिखाया जिसे गांव वाले सबसे ज्यादा खतरनाक मानते थे। उसने कहा, सर यहां से कई लोग गायब हो चुके हैं। उनका अता पता तक नहीं मिला कि वो कहां गए। या तो किसी को उन्होंने किडनैप किया या किसी ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन लाशें तक नहीं मिली। फिर मैंने उस लड़के को कहा, ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो है, अगर इंसान गायब हुए हैं तो ध्यान तो देना ही होगा। जानवर, सूखे खून वाले इंसानों का गायब होना, मुझे और कुछ दिखाओ। फिर उसने गुफाओं की तरफ इशारा किया। वहां एक ऐसा पहाड़ी इलाका था कि उन पहाड़ियों में कई गुफाएं थीं और उन गुफाओं की तरफ तो कोई भी नहीं जाता था। इसका कारण था उन गुफाओं से आवाज आना, और सिर्फ आवाज आती ही नहीं थी। उसने कहा वहां से आपका नाम पुकारा जाता है। मैंने कहा ये तो बड़े कमाल की बात है, मैं देखना चाहूंगा। उसने कहा नहीं सर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता वो जगह सुरक्षित है या नहीं और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता भी है। लेकिन उसने साफ मना कर दिया था कि नहीं सर, मैं नहीं जा सकता, वहां बहुत ज्यादा खतरा है। मैं एक बार गया था, आपको वहां पर अकेले जाना होगा। मैं वहां अकेले चला तो जाता, लेकिन मुझे अगर कोई पूरी पूरी बात पहले बता दे फिर जाना ठीक रहेगा। तो मैंने सोचा चलो मैं उस तरफ नहीं जाता, मुझे बाकी चीजें दिखाओ। वो मुझे जंगल के उस हिस्से में लेकर गया जहां पर जितने पेड़ थे उनकी टहनियां नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी, पत्तियां जली हुई थी, लेकिन इस तरह से पत्तियां जली कि पीछे वाला हिस्सा जला हुआ और आगे वाला पूरी तरह से हरा था। वहां कुछ पिघले हुए पेड़ भी दिखे और मैंने जिंदगी में पहली बार पिघले हुए पेड़ देखे थे। लकड़ी जल जाती है, पिघलती नहीं, और जब मैंने उन पेड़ों को देखा उनका आकार भी ढंगा सा हुआ था। मैं सोच में पड़ा हुआ, आखिर लकड़ी को इस तरह से कैसे किया जा सकता है? ये किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? या ये सच में किसी अजीब ताकत का काम है? उस समय मुझे भी डर लगने लगा और दोपहर का वक्त हो चुका था। हम काफी ज्यादा चले थे। तो मैंने उस लड़के को कहा, यकीनन यहां पर कुछ है। ईएमएफ मीटर में रख तो रहा हूं लेकिन कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, और ऐसा अमूमन दिन के वक्त होता है। हमें यहां रात के वक्त आना होगा ये देखने के लिए। और उस लड़के ने कहा, सर आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं दिन के वक्त ये सब आपको दिखा सकता हूं, लेकिन अगर आपको सच में यकीन करना ही है, खुद को खतरे में डालना है, तो रात के वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन अपना बचाव रखिएगा। आप जहां भी छिप सकते हैं वहां छिपिए। जो जो छिपा वही बच पाया। कोई ना कोई तो है जो पीछा करता है, लेकिन जो बचा वो बताने लायक नहीं रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उस लड़के को वहां से जाने के लिए कह दिया था और मैं उन गुफाओं की तरफ अकेले जाना चाहता था। एक पगडंडी सबसे करीब वाली गुफा की तरफ जाती थी।
पिछले कई सालों से लोगों ने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। जब मैं चलते चलते वहां पर पहुंचा, वो गुफा के सामने में खड़ा हो गया। अंदाजतन किसी भी गुफा के अंदर घुसना खतरे से खाली नहीं होता। भूत प्रेत का चक्कर हो या ना हो, कई बार जहरीली गैस होती है जिसकी कोई गंध नहीं होती, और आप बिना सोचे ऐसी गुफा के अंदर चले जाएं तो वो गैस जो आपको घुटन के कारण मौत के घाट उतार सकती है। इतना समझदार मैं था, इसीलिए गुफा के सामने खड़ा हो गया और फिर मैं वही सुनना चाहता था जो उस लड़के ने कहा था कि आपका नाम पुकारा जाता है। यहां मैं खड़ा 5 मिनट इंतजार करता रहा। कोई आवाज नहीं आई और इतना भी मेरे लिए साफ था, यहां अंदर कोई छिपा हुआ नहीं हो सकता। फिर मैंने अंदर पत्थर फेंका और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पत्थर फेंका था तो पत्थर की आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही पत्थर अंदर गिरा, अंदर से आवाज आई, वंश। मैंने जब यह आवाज सुनी, दूसरी बार दोबारा पत्थर फेंका और दोबारा यह आवाज आई, वंश। ये आवाज गूंजी थी जैसे किसी ने जोर से बोला हो, और मुझे पहली बार लगा ये कोई बोल रहा है या सच में अंदर कुछ है। अब तक मैं मानने को तैयार नहीं था, और रात के अंधेरे में सच का पता लगता, और मैं सच का पता अकेले लगाना चाहता था। रिवॉल्वर चाकू अपने पास ही रखना चाहता था। शाम होने से पहले पहले मैं वापस आ चुका था। खाना खाकर मैं पूरी तरह से तैयार था। लड़के ने मुझे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन मैं चेतावनी से रुकने वाला नहीं था। मुझे शायद इस बार कुछ नया पता लगेगा। देखते हैं सच भी है। अभी तक तो मुझे किसी भी तरह का अनुभव यहां पर तो प्राप्त नहीं हुआ है। अब रात के वक्त मैंने जब चलना शुरू किया, उन जानवरों की लाशों के करीब से मैं गुजर रहा था। वहां पर एक अजीब सी गंध थी। ऐसी गंध इंसानी लाशों से आती है, ना कि जानवरों की लाशों से, जैसे उन्हें जलाया जा रहा हो। मैंने जब उस जगह उन फेंकी गई लाशों को देखा तो वहां उन लाशों के सिवा कोई मौजूद नहीं था, लेकिन वो गंध सच में बदली हुई थी। ईएमएफ मीटर रिकॉर्डिंग्स में कुछ नहीं आ रहा था। यहां किसी भी तरह की कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं है, लेकिन ये क्या चल रहा है? फिर मैं उन पेड़ों की तरफ गया जो पिघले हुए थे। मैंने उन पेड़ों को हल्का हल्का चमकता हुआ देखा। अंधेरे में वो पेड़ चमक रहे थे, लेकिन लकड़ी चमकती नहीं। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल हल्के हल्के पारदर्शी थे। कुछ पेड़ों के मैं आर पार देख पा रहा था, और ये दृश्य सिर्फ रात के वक्त ही नजर आ रहा। अचानक हवा का झोंका आता, लेकिन आसपास बादल नहीं थे। बिल्कुल साफ आसमान, तारे, चांद सब कुछ नजर आ रहा था। लेकिन हवा का झोंका अचानक मुझे डरा कर रख देता, क्योंकि ना सिर्फ पेड़ हिलते, बल्कि ऐसा एहसास होता जैसे पत्तियों को जमीन से ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। मुझे डर लगने लगा था। मैं अकेला था। ईएमएफ मीटर में कुछ भी नहीं आ रहा, और कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए ईएमएफ मीटर मैंने अंदर ही रख लिया था। कुछ तो है यहां। थोड़ा सा और आगे बढ़ा था मैं। उसके बाद मुझे आसमान में रोशनी सी नजर आई, जैसे बिजली कड़की हो, लेकिन हल्के से बादल थे जो अचानक गायब हो गए। आसमान पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसके बाद हल्की हल्की लाल रोशनी, चांद की रोशनी लाल हो चुकी थी, जैसे खून से सन गया हो चांद। और उस समय मुझे साफ हो चुका था, किसी तरह की कोई ताकत तो है यहां पर। यकीनन अब मुझे सतर्क रहना चाहिए। हाथ में रिवॉल्वर लिए मुझे पहचान करनी थी। ये कोई पिशाच हो सकता है, कोई और ताकत हो सकती है, क्योंकि ऐसी ताकतों का सामना मैंने किया था, और मुझे पता है अनुभव हर बार अलग होता है। अब ईएमएफ मीटर या किसी मशीन से काम बनने वाला नहीं था। अब प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करने का समय था। मैंने इस तरह से एक पेंडुलम बनाया है जिसके नीचे चमकदार पत्थर, और वो पत्थर उस तरफ खींचता है जहां कोई ऐसी ताकत होती है, रूहानी ताकत या शैतानी ताकत। मैंने जैसे ही पेंडुलम को घुमाना शुरू किया,
वो पेंडुलम अपने आप एक तरफ मुझे ले जाने लगा। चलते चलते मैं उन गुफाओं तक पहुंच चुका था। यह वही गुफा थी जहां से आपके नाम की आवाज आती है। अब मैं क्या करूं, ये मेरे मन में ख्याल। अंदर जाऊं या ना जाऊं? तो मैंने एक मशाल जलाई। भले ही मेरे पास टॉर्च थी, लेकिन मैं मशाल जलाकर अंदर जाना चाहता था। अगर तो कोई ज्वलनशील गैस अंदर हुई तब आग लगेगी, अगर तो अंदर जहरीली गैस हुई तो आग बुझ जाएगी। दोनों ही हालात में मुझे बाहर की तरफ भागना है। तो मैं मशाल जलाकर जब अंदर गया, मेरे पैर की आवाज वहां पर आई और उस गुफा से मेरे नाम की आवाज, वंश। वो आवाज को सुनकर मैं दीवार के साथ सट चुका था। कौन है? कौन है? मेरी बात का जवाब दो। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। घबराहट धीरे धीरे बढ़ रही थी और मैंने दीवारों पर उकेरे गए कई निशान देखे। बड़े अजीबोगरीब निशान थे। ये ना तो कोई शैतानी निशान थे और ना ही किसी रस्म से जुड़े हुए निशान। ये साधारण इंसानी आकृतियां बनाई गई थी, कुछ जानवरों की आकृतियां बनाई गई थी। ऐसी आकृतियां हजारों साल पुरानी गुफाओं में मिलती हैं। यहां पर जो आकृतियां थी वो पुरानी नहीं थी, सभी की सभी अभी बनाई गई कह सकते हैं, या इस महीने या इस साल के अंदर ही बनाई होंगी। मैंने उंगली से छूकर देखा, ऊपर हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई जो ये साफ करती थी ये अभी बनी हुई आकृतियां हैं। या तो इस जगह को जानबूझकर डरावना बनाने की कोशिश की गई है या इन आकृतियों का कोई खास मकसद है। मुझे इस गुफा के और अंदर जाना होगा। यहां पर आवाज का जवाब कोई नहीं देता। अब मैंने आवाज लगाई, अपना नाम पुकारा। मैंने अपना नाम पुकारा, ना तो आवाज गूंजी और ना सामने से मुझे जवाब मिला। अब इस गुफा ने मेरा नाम पुकारना बंद कर दिया था। शायद जो गुफा के बाहर होता है उसका नाम पुकारा जाता है, जो गुफा के अंदर चला जाता है उसका नाम नहीं पुकारा जाता। मैं धार्मिक मंत्र पढ़ता हुआ पवित्र पानी को दीवारों पर छिड़कता हुआ आगे बढ़ रहा था। अगर ऐसी मनहूसियत या काली शक्तियां इन दीवारों से जुड़ी हों, इससे उनके शुद्धिकरण का कार्य होता है, तो जहां जहां तक मैं पवित्र पानी को कुछ बूंदों के जरिए छिड़कता जा रहा था, मुझे लग रहा था इस जगह का शुद्धिकरण तो चलो हो ही गया है, यहां पर मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन आगे जिस तरह का आभास मुझे होगा, मुझे मंत्रों को भी बदलना होगा और पवित्र पानी के सिवा और चीजों का इस्तेमाल भी करना होगा। जो ताकत यहां पर थी वो खुद को जाहिर नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं गुफा के काफी अंदर पहुंच चुका था। तो मुझे लगा मुझे दिशा भ्रम ना हो, मुझे ये पक्का रहना चाहिए कि दिशा कौन सी है। तो मैंने कंपास जब बाहर की तरफ निकाला, वो कंपास गोल गोल घूम रहा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा धरती पर सिर्फ 2 जगहों पर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जबकि मैं तो भूमध्य रेखा के बिल्कुल बीच में हूं। यहां पर तो नहीं ऐसा होना चाहिए था। इसीलिए एक बार तो मैं घबराया, कंपास को जेब में डाला। उसके बाद ना तो रेडियो काम कर रहा था, ना मोबाइल काम कर रहा था। यहां पर अगर मैं फंसा, किसी को सिग्नल भी भेज नहीं सकूंगा और शायद मैं गुफा के इतने अंदर हूं, चीखने पुकारने से भी कोई मेरी मदद के लिए इस तरफ नहीं आएगा। लोगों ने गुफाओं के पास जाना वैसे भी बंद कर दिया है। लेकिन यहां जो भी ताकत है खुद को सामने क्यों नहीं ला रही? अब तक पूरी जिंदगी में जब भी कोई जगह श्रापित हो या किसी इंसान के ऊपर किसी भूत प्रेत या जिन्न का साया हो, वो खुद को सामने लाने की कोशिश करता है, वो जाहिर करता है, वो डराता है। अब जितना डरते हैं वो उतना ज्यादा हावी होते चले जाते हैं। भूतिया घर हो या भूतिया गुफाएं, अब तक छोटी मोटी हरकतें हो ही जाती हैं और आपको जवाब मिल जाता है। यहां आभास तो हो रहा है, लेकिन खुद को जाहिर नहीं किया जा रहा। इसी के साथ मुझे अब तक ठंडक का एहसास नहीं हुआ था। मेरे पास 30 सालों का अनुभव है। जब भी सामने कोई भूतिया घटना होती है, चाहे वो भूतिया घर हो या किसी के ऊपर कुछ किया कराया, आप उसके करीब जाएंगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा, क्योंकि हमारे शरीर के साथ हमारी रूह जुड़ी होती है। सामने भी
अगर तो कोई चीज है तो उसकी कोई रूह नहीं है। लेकिन जो भटकती हुई आत्माएं या किया कराया, वो एक अलग ऊर्जा के सहारे चलते हैं। तो हमारी ऊर्जा जब उस ऊर्जा के करीब जाती है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। भूत या घरों में ऐसा एहसास सबको होता है। यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर मुझे ठंडक का बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा था। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज काम नहीं कर रही थी। इसके बावजूद मुझे ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा था कि मैं पहचान कैसे करूं। अब कीचड़ की आवाज ने मुझे डराया। मैं गुफा के जिस हिस्से में था, ऐसा लगने लगा जैसे या तो पानी उबल रहा हो या कीचड़ में कोई फंसा हुआ हो। ये कीचड़ की आवाज थी। मैंने 2-3 बार आवाज लगाई, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ धीरे धीरे कदम आगे की तरफ बढ़ाता हुआ गुफा के उस हिस्से में पहुंचा जहां से ये आवाजें आ रही थी। मैंने सामने जो दृश्य देखा उस पर मैं यकीन करता तो कैसे करता। मैंने सामने देखा, ये पत्थर की दीवारें, उसमें से पिघली हुई मिट्टी नीचे गिर रही। ये कीचड़ नहीं था, दीवारें पिघल रही थी, पत्थर पिघल रहे थे, लेकिन तपिश बिल्कुल नहीं थी। मैंने अपने हाथ में उस पिघले हुए पत्थर को उठाया, तब वो गर्म महसूस हुआ, लेकिन उसे पिघलाया कैसे जा रहा है? दीवारें पिघल कैसे रही हैं? जैसे जमीन के अंदर मैग्मा लावा बनकर बाहर निकलता है, उसी तरह का आभास था, लेकिन तपिश नहीं थी। तब मुझे घबराहट तो हो ही रही थी, भारीपन भी महसूस होने लगा, जैसे मेरा वजन बढ़ गया हो। मैंने 3-4 कदम आगे बढ़ाए और मेरे घुटने मुड़ने लगे थे। मेरी एड़ियों पर वजन ज्यादा हो चुका था। मेरा वजन लगभग 70 किलो है। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा हो गया हो। पैर जमीन में धंस रहे थे। मैंने अपने कदम पीछे की तरफ हटाए। जैसे ही उस हिस्से से मैं पीछे हटा, मेरा वजन बिल्कुल सही हो गया था। मुझे भारीपन का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन उस जगह पर एक गूंज थी। वो गूंज दिमाग पर असर कर रही, और वजन कैसे बढ़ रहा है इसका अंदाजा तक मुझे नहीं था। मुझे लगता है ये जो भी शैतानी ताकत है ये शरीर पर असर कर रही है, इसीलिए मुझे बढ़ा हुआ वजन महसूस हुआ। मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं, क्योंकि जब आप डरते नहीं तो कोई भी शैतानी ताकत आपके दिमाग पर इतना ज्यादा काबू नहीं पा सकती। मैं नहीं डर रहा था, उसके बावजूद ये कैसे आभास हो रहे हैं? सोच से परे। ये जगह बड़ी खतरनाक है। मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। मैं जिंदा इन गुफाओं के अंदर आया हूं, जिंदा ही बाहर निकलना चाहता हूं। अब मैं उस जगह से जब आगे निकला, वहां गुफाएं ऐसी थी जैसे चेंबर बने हों। ये बनावटी थी, अपने आप बनी हुई गुफाएं नहीं लग रही। ये हिस्सों को तो कुरेद कर या किसी मशीन के जरिए खाली किया गया होगा, या शायद कई लोग लगे होंगे इसे बनाने में अंदर से। तब एक ऐसा चेंबर था जहां इंसानी हड्डियां पड़ी थी, मांस के टुकड़े एक तरफ और हड्डियां दूसरी तरफ, जैसे इंसानों की हड्डियों को अलग किया गया हो और फिर चमड़ी को अलग करके दूसरी तरफ फेंका गया हो। वहां हड्डियां कटी हुई पड़ी थी, ऐसे नहीं कि अपने आप वो गल गई हों। शरीर को काटा गया होगा, कटी हुई हड्डियां, और वो बदबू बड़ी भयानक थी। इंसानों के मांस की बदबू बड़ी भयानक होती है, आपको अपनी मौत नजर आने लगती है। अब मुझे इतना तो साफ हो गया था, यहां पर जो भी शैतानी ताकत है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है मुझे अकेले यहां नहीं आना चाहिए था। वो लड़का सही कह रहा था। उसके बाद जब मैं उस चेंबर से बाहर निकला, मुझे और भी कई चेंबर दिख रहे, लेकिन मैं पीछे की तरफ बढ़ रहा। मुझे पीछे वाला रास्ता पूरी तरह से याद था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे निकला वो जगह बदली बदली सी लग रही। मुझे पीछे जाने का रास्ता मिला ही नहीं। मैं वो चेंबर में भटक चुका था और अब मुझे चलने की आवाजें सुनाई दी। कोई चल तो रहा था लेकिन नजर नहीं आ रहा था।
धीरे धीरे चलने की आवाजें बहुत करीब आ रही और मैं भी चेंबर के उस कोने में फंसा हुआ जहां से अगर मैं कहीं भी भागने की कोशिश करता तो दिशा वो चलने की आवाजों की तरफ ही होती। मुझे बिल्कुल मेरे सामने तक वो आवाजें आईं। ऐसा लगा मुझसे 4 फुट दूर कोई खड़ा है। फिर दिख जब कुछ नहीं रहा था, मैंने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। मेरा कंधा किसी चीज से टकराया था, लेकिन मुझे दिख कोई नहीं रहा था। ये कोई अदृश्य प्रेत था। मशीन काम करती तभी पता चलता ना। अब साफ था, यहां पर भूतिया घटनाएं होती हैं और ये जो भी ताकत है वो बड़ी खतरनाक है, तो यहां से मुझे निकलना चाहिए। भाग रहा मैं और मेरे पीछे भागने की चलने की आवाजें आ रही। इसी के साथ कुछ अजीब सी आवाजें थी। ये धातु की आवाजें, काफी ज्यादा धातु की आवाजें, जैसे हथियार किसी ने पकड़े हों, लेकिन कोई नजर आए तभी ना। मुझ पर कोई वार नहीं हुआ, लेकिन मैं बार बार छिपता रहा, उन आवाजों से दूर जाने की कोशिश करता। लेकिन अदृश्य से आप कितना दूर जा सकते हैं जब आप भटक चुके हो उन गुफाओं में। मुझे हड्डियां नजर आ रही थी जगह जगह पड़ी हुई। मुझे धातु की कई मशीनें दिखी, छोटे छोटे पुर्जे दिखे, पिघली हुई दीवारें दिखी। मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिख रही थी जिसकी उम्मीद तक न थी। और फिर मैं एक ऐसे चेंबर में पहुंचा जहां कांच की दीवारें थीं। वो पूरा का पूरा गुफा का हिस्सा पिघलाकर उसे कांच में बदला गया था। कांच की दीवारें थीं जिसे छूने पर ऐसा एहसास होता कि ये साधारण कांच नहीं, उच्च तापमान पर पिघलकर बना अच्छी बॉन्डिंग वाला कांच था जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे उसमें खुद का चेहरा डिस्टॉर्टेड नजर आ रहा। डिस्टॉर्टेड यानी कि मेरा सर मुझे उल्टा दिख रहा, बाजुएं लंबी दिख रही और आईने का हर एक हिस्सा मुझे अलग दिखा रहा, मेरे भय को जागृत कर रहा। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मुझे घेरा जा रहा है, लेकिन मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरे आसपास एक दीवार बन गई हो, एक अदृश्य दीवार। मुझे अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। महसूस हो रहा था कुछ हिल रहा है। बिना दिखाई दिए ही मुझे वहां फंसाया जा चुका था। मैं भाग नहीं सकता था और धीरे धीरे मुझे घुटन का एहसास होने लगा। मुझे दबोचा जा रहा था, फिर घसीटा जा रहा था। दीवार के साथ चिपकाया गया मुझे, और वो पिघली हुई दीवार, उसकी तपिश मुझे पीठ पर महसूस हुई। मैं आधा दीवार में था, अब यहां से भाग नहीं सकता था। जिसके बाद मैंने मिट्टी के कणों को हवा में उठते हुए देखा। मिट्टी के कण अपने आप उठकर एक चेहरा बन चुके थे, एक मूर्ति के समान। लेकिन वो मूर्ति जो मिट्टी के कणों से बनी, बल्कि गीली करके मिट्टी को जोड़ा नहीं गया, इसी तरह से अदृश्य ताकत से। और वो मिट्टी की मूर्ति मुझसे बात कर रही थी। वंश सक्सेना, तुम्हारे दिमाग को पढ़ा जा चुका है, तुम्हारे सवाल माने जा चुके हैं। अब तुम्हें जवाब देने का वक्त है, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। हर किसी को उसका हक मिलता है सवालों के जवाब, लेकिन तुम्हें भी नियम मानने होंगे। मैं हैरान था और मैंने सवाल पूछा, कौन हो तुम, क्या चीज हो तुम? और उसने कहा, सवालों के जवाब की शुरुआत होती है। मैं कोई भूत प्रेत या कोई भी तुम्हारी दुनिया की ताकत नहीं हूं। इस समय ये मिट्टी के कण जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, मैं बस इसमें आवाज बनकर आया हूं। ये बस वार्तालाप का रूपांतरण है ताकि मैं तुम्हारे जवाब दे पाऊं, क्योंकि तुम मुझे देख नहीं सकोगे। तुम्हारी आंखें मुझे देखने के लायक नहीं हैं। चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूं तब भी तुम मुझे देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा उन्नत हूं। मैं सोच में पड़ा हुआ था। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, अपने बारे में बताओ। किस तरह की ताकत हो, कौन सी दुनिया की, काली दुनिया की, जहन्नुम की,
तब वो मिट्टी की मूर्ति हंसने लगी और फिर उसने कहा, यही है ना तुम्हारी हंसी, जिससे ये महसूस होता है कि ये किसी तरह का मजाक है। मैं कोई जहन्नुम से आया काली शक्तियों वाला कोई दैत्य नहीं हूं। कह सकते हो मैं धरती का वासी नहीं हूं और मेरे साथी भी यहां धरती के वासी नहीं है। तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम्हारी सोच से अलग है। हमारा रूप तुम समझ नहीं पाओगे। यहां साफ साफ शब्दों में कहा जाए, कोई भूत या कोई प्रेत नहीं है। साफ शब्दों में हम परग्रही हैं, किसी और ग्रह से यहां पर आए हैं और हमारे भी कुछ नियम हैं, जैसे तुम्हारी दुनिया के नियम, जो मैंने जितने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए उनसे समझा। तुम्हें जवाब लेने का पूरा हक है। जो भी तुम्हारे सवाल होंगे तुम्हें उसके पूरे जवाब दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्योंकि तुम इस जगह के बारे में जान चुके हो, हमारे बारे में जान चुके हो, हमारे ही नियमों के कारण तुम्हें आज़ादी नहीं मिल सकेगी। हम यहाँ लोगों को इसीलिए अगवा करते हैं ताकि उन पर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, इंसानियत को समझ सके, और हम काफ़ी समय से यहाँ पर हैं। तुम भी यही ढूंढते हुए आए क्योंकि तुम्हारी याददाश्त का पूरी तरह से रूपांतरण किया जा चुका है और उसे समझा जा चुका है। क्या और कोई सवाल है तुम्हारे पास? मैं स्तब्ध था। मैं जान चुका था मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। मेरे सभी गैजेट्स, मेरी सारी जानकारी अधूरी है। मैं किसी पारलौकिक जीव से अब तक नहीं मिला था। भूत, प्रेत, जिन्न, जो कि हमारी दुनिया के अलग ऊर्जा स्रोतों से बनी हुई वो भिन्न प्रकार की जीवन रचना है, लेकिन ये रचनाएं तो हमारे ग्रह की हैं ही नहीं। इसीलिए मेरे पास कोई सवाल नहीं था। और फिर वो मिट्टी के कण जमीन पर गिरे और मैं वहां खुद ब खुद कयास लगाए जा रहा था। शुरू से ही यहां भूत प्रेत नहीं थे। ये लोगों को अगवा करते हैं, जानवरों का खून निकाला जाता है, जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तभी उनके शरीर पर कोई कट नहीं था। ये गुफाओं में पक्का इन्होंने बेस बनाया है, और जब भी कोई गुफाओं से बाहर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपको आपके दिमाग के साथ खेलने पर मजबूर करती है, और सामने से वही आवाज़ आती है जो आप सोच रहे होते हैं, यानी कि आपका नाम। और अंदर जो भी दिखा वो भी अब मैं समझ पा रहा था। पिघले हुए पेड़, जानवरों की लाशें, इंसानों का गायब होना। यहाँ कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है, और अब मैं जैसी जगह पर फंस चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी निकल पाऊंगा। लगभग 1 घंटे तक मैं वहीं फंसा रहा, और उसके बाद मुझे उस दीवार से निकाला गया। मुझे लकवा मार चुका था। मैं देख पा रहा था मुझे वहां से ले जाया जा रहा, लेकिन ले जा कौन रहा था मैं वो देख नहीं सकता था। धीरे धीरे आंखों के सामने अंधेरा आता। मुझे महसूस होता रहा मेरी आंखें लगभग बंद थी। थोड़ी सी रोशनी आंखों में पड़ पा रही क्योंकि आंखों को बंद किया गया था, लेकिन मैं देख पा रहा वो अलग ही तकनीक का इस्तेमाल मुझ पर किया जा रहा था। मुझे हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे, जैसे मैं इस दुनिया में नहीं कहीं और हूं। और उसके बाद मुझे वो शब्द अब भी याद हैं जो कहे जा रहे थे, तुम्हारी यादों को मिटाया जा रहा है। तुम पर जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे वो हो चुके हैं। तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी यादों को बदला जा सकता है, तुम्हें बदला जा सकता है। तुम समझदार हो, इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ा जा रहा है। तुम कभी भी यहां पर नहीं आओगे। तुम हमेशा मानोगे कि यहां पर कोई भूत प्रेत नहीं है। गांव वालों ने ये झूठ और अंधविश्वास फैलाया हुआ है। तुमने गांव वालों को देखा, उन्हें पकड़ा, तुम्हें बेवकूफ बनाते हुए। गुफाओं में तुमने कई लोगों को देखा और तुमने उन्हें पीटा और भगाया। ईएमएफ मीटर में कोई रीडिंग नहीं आई, कंपास कभी तुमने महसूस नहीं किया। तुम इस गुफा से बाहर निकलोगे और उसके बाद ये पक्के तौर पर पूरी जिंदगी मानोगे कि तुम यहां दोबारा नहीं आओगे, क्योंकि यहां लोग हो सकता है तुम्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश करें। धक्का देकर मुझे गुफा से आगे फेंका जा चुका था। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा।
अब मैं गांव की तरफ भागा रहा था। मैं हाँफ रहा था और हाँफते हाँफते जब मैं गांव तक पहुंचा, वो लड़का कह रहा था, सर क्या हुआ? पूरी रात आप कहां पर थे? मैंने उस लड़के को कहा, गांव वाले कर रहे हैं ये। मैंने गुफा में गांव वालों को देखा। वो जानबूझकर इस जगह को मशहूर करने के लिए ये कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इस गांव के लोग हैं या कहीं और से। मुझे इस बात का पता लग गया है, EMF मीटर में कोई रीडिंग नहीं आई और कुछ भी नहीं मुझे महसूस हुआ। ये एक चाल है। मैं यहां दोबारा नहीं आने वाला। और तुम जानबूझकर मुझे फंसा रहे थे ना? वो लड़के का चेहरा उतर चुका था, लेकिन मुझे उस पर पूरा शक था। वो मुझे इसीलिए यहां पर लेकर आया है ताकि मेरे जरिए वो इस इलाके को और मशहूर कर सके। जानवरों का मरना यानी किसी ने उनका जानबूझकर कहीं से शरीर का हिस्सा काटकर खून निकाला होगा। जानबूझकर उन पेड़ों के ऊपर कुछ लगाया ताकि वो पेड़ पिघले हुए लगे। मैं उन गुफाओं के अंदर तक जाकर आया। मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिसे मैं अजीब कह सकूं, लेकिन उन गांव वालों ने मुझ पर हमला किया और मारने की कोशिश की थी। बड़ी मुश्किल से मैं बचा हूं। शरीर पर मेरे चोट के निशान तो नहीं है, लेकिन अब मैं ठान चुका हूं मैं ऐसी जगह पर नहीं आऊंगा। इस जगह दोबारा पैर नहीं रखूंगा। ये एक बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में मैं दोबारा फंसना नहीं चाहता। उस लड़के को चेतावनी देकर उस गांव से मैं निकला था और मैं यही मानता हूं मेरे अनुभव ने मुझे बचा लिया। अगर तो मैं भूत प्रेत के चक्कर में पूरी तरह से फंसता चला जाता तो वो लोग शायद मुझे मार डालते। अब भी मैं उसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। भूत प्रेत हैं या नहीं मुझे बड़ी आसानी से पता चल जाते हैं। 99% किस्सों में भूत प्रेत नहीं होते। लोग ही झूठ फैलाते हैं जैसे उस जगह हो रहा है। मेरा यकीन कीजिए।